नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और कम से कम 2 बार रिवाइज करके देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आंकड़े और तथ्य आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम को सीधे सीधे टारगेट करते हुए लिखे गए हैं। जिस तरह से लेटेस्ट ट्रेंड है परीक्षाओं का, चाहे वो लोक सेवा आयोग की हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हो या अन्य वनडे एग्ज़ाम जो यूपी से रिलेटेड हैं, सभी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिस तरह का इसमें आपको मैं तथ्य और आंकड़े बताने जा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ई मैगज़ीन का लिंक दिया हुआ है। इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश की कृषि जिलेवार उत्पादन, उत्पादकता और फसल क्षेत्रफल में कौन से बड़े जनपद हैं, जीडीपी के क्या आंकड़े हैं, वर्तमान में अर्थव्यवस्था की क्या प्रगति है, नई योजनाएं क्या हैं, उसके अलावा बहुत सारे मिसलेनियस डेटा जो यूपी से डायरेक्टली पूछे जाते हैं और जो खासकर आर्थिकी से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए हमने टॉपिक का नाम दिया है उत्तर प्रदेश की संपूर्ण आर्थिकी। इसमें जितना भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक डेटा है, उसका जो है कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा। आप भले ही मैगजीन ले रहे हैं, पीडीएफ ले रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को एक बार ज़रूर अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी टेबल्स बनी हुई हैं जो आपको बिना समझाए समझ में नहीं आएंगी कि आखिर उसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये हमारी सितंबर की मैगजीन है जिसको हमने उत्तर प्रदेश विशेषांक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें बाकी रेगुलर पूरा करंट अफेयर्स तो है ही है, कुल 85 पेजेस की ये जो है मैगजीन है, लेकिन उत्तर प्रदेश पे हमने पूरा 25% जो है इसमें मैटर पूरे मैगजीन का रखा है, जिससे उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा के लिए आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर मिल जाएँ। तो इसको आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पिन कमेंट में इसका लिंक दिया हुआ है। ये इसका जो है आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका जो है पूरा इंडेक्स है, क्या क्या चीज़ें हैं। इससे पहले हमने अगस्त में जो मैगजीन लॉन्च की थी, उसमें जितनी भी भारत की आर्थिकी थी, भारत में उत्पादन और भंडारण का, चाहे वो खनिज हो चाहे कृषि हो, पूरा डेटा, और उसके अलावा सारा महत्वपूर्ण और बाकी यूपी का करंट अफेयर्स हर महीने का हर मैगजीन में रहता ही है। काफ़ी लोग आप लोग यूपी के करंट अफेयर्स के लिए कह रहे थे, तो अगर आप ये तीनों मैगजीन ले लेते हैं, और उससे पहले हमारी 1 जनवरी से 31 जुलाई वाली मैगजीन जारी हुई थी, इसमें जो है पूरा 8 महीने का यूपी का करंट अफेयर्स है। बाकी तो सारा डेटा है ही है। अगस्त में अगस्त का और सितंबर में सितंबर का यूपी का करंट अफेयर्स है। तो आप इसको ले सकते हैं। कोई भी असुविधा हो तो आपको ये नंबर दिया हुआ है 9506742546, इस पर आप जो है कॉल कर लीजिए या करंट अफेयर्स मैगजीन लिख के भेज दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं स्रोत भी बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश की जो आर्थिकी है 19-20 की आर्थिक समीक्षा, उससे जो है डेटा लिया गया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सांख्यिकी विभाग की वेबसाइट पे जो उपलब्ध आंकड़े हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश बजट और जो विभिन्न समाचार पत्र और करंट अफेयर्स यूपी का रिलेटेड है, सभी का इसमें जो है कंपाइलेशन किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि इसमें जो डेटा है वो सभी ज़्यादातर जो है सरकारी स्रोतों से ऑथेंटिक डेटा है। तो शुरुआत करते हैं, पहला फैक्ट देखते हैं। 2018-19 वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य कब के माने जाते हैं, 11-12 के, यानी बेस प्राइस पर, स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर कितनी रही, 5.3%। इसी तरह से सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 18-19 में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन यानी GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में क्षेत्रवार वृद्धि दर क्या रही। तो तीनों जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उनकी आपसे वृद्धि दर अलग अलग पूछी जा सकती है कोई भी। तो कृषि क्षेत्र में, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उसमें 2.1% वृद्धि दर रही। द्वितीयक क्षेत्र जिसको हम विनिर्माण एवं उद्योग क्षेत्र कहते हैं, उसमें 4.5% रही। और सर्विस सेक्टर जिसको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं, 7.6% रही। तो कृषि वाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृषि का बार बार जो है पूछा जाता है। आगे चलते हैं। 18-19 में ही प्रचलित भावों पर राज्य मूल्य वर्धन यानी GSVA का क्षेत्रवार अंश क्या रहा। तो
ये तो स्थिर मूल्यों पर हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो है प्रचलित मूल्यों की बात करें, जिससे भी पूछा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में 25.8% की वृद्धि रही, द्वितीयक क्षेत्र में जो है 27.0% की वृद्धि, और तृतीयक क्षेत्र में जो कि हमारा सेवा क्षेत्र होता है उसमें सर्वाधिक रही 47.2। तो आपसे कभी क्रम लगाने को भी पूछा जा सकता है कि क्रमबद्ध तरीके से बताइए, तो सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र, उसके बाद जो है द्वितीयक क्षेत्र, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर। इस तरह से जो है ये ग्रोथ का अंश रहा। फिर प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 18-19 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो प्रति व्यक्ति आय जो है 66,512 रुपया, ये 18-19 की। अभी हम 19-20 के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि वो अग्रिम अनुमान है, लेकिन ये जो है क्या है, ये अंतिम अनुमान है। तो 66,512 रुपये। उससे पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष से कितने वृद्धि हुई, तो आपको बताना पड़ेगा 13.1% की ग्रोथ हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब 19-20 में जो अनुमान दिया गया है प्रति व्यक्ति आय का, वो कितना है? 70,419, यानी पिछली बार से जो है वृद्धि हो गई। पहले कितना था? 66,512 था, ये बढ़कर कितना हो गया है? 70,419 हो गया है। और इसमें जो पिछली बार से वृद्धि जो प्रतिशत में हुई, कितने प्रतिशत हुई? 5.9%। तो आपको दोनों ही याद रखने होंगे। क्वेश्चन जो है इसके आधार पर भी पूछा जा सकता है कि 18-19 में कितना जो है प्रति व्यक्ति आय थी, और 19-20 में भी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और कितनी % की वृद्धि हो रही है। ये इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 18-19 में जो त्वरित अनुमान लगाया गया है उसमें राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी हमने वृद्धि देखी कि 5.3% की वृद्धि हुई है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरी फिगर क्या है उत्तर प्रदेश की जीडीपी की 18-19 में, जो अनुमानित है वो कितनी है? 16.68 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद 19-20 की बात करते हैं, तो 19-20 में भी अग्रिम अनुमान के अनुसार स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो 19-20 में क्या अनुमान लगाया गया है? 11.87 ट्रिलियन रुपए। ये रुपया है ना कि डॉलर। तो 11.87 ट्रिलियन रुपए, और वर्तमान मूल्यों पर अगर 19-20 में ही इसको कैलकुलेट किया जाए तो 17.95 ट्रिलियन रुपया। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2024 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सांख्यिकी प्रभाग के द्वारा जारी एडवांस एस्टीमेट के अनुसार वित्तीय वर्ष 19-20 में स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश की एसजीडीपी में कितनी वृद्धि अनुमानित है? कितनी अनुमानित है? 4.4%। और यहीं पर जो है हमने 18-19 का कितना देखा था? दोनों को कोरिलेट करते हुए चलिए। 18-19 में ये अनुमान था 5.3% का, और 19-20 में कितना हो गया है? ये 4.4% का। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये एडवांस एस्टीमेट है, यानी अभी ये जो है केवल एक अनुमान है जो सरकार ने जारी किया है। फिर उपर्युक्त अनुमान यानी जो 19-20 का अनुमान है उसमें क्षेत्रवार अंश में क्या है वृद्धि दर? तो प्राथमिक मूल्य, पहले स्थिर मूल्यों पे बात करेंगे, तो प्राइमरी सेक्टर में 2.2%, द्वितीयक में 1.1% और तृतीयक में जो है 7.5% की जो है वार्षिक वृद्धि दर अनुमानित है। और प्रचलित मूल्यों पर 26.2%, द्वितीयक क्षेत्र में 26.1% और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर जो है 47.7% है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो आपने देखा है कि भारत सरकार ने 2024-25 वित्तीय वर्ष तक अनुमानित किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने उससे पहले ही 2024 तक जो है 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का उत्तर प्रदेश राज्य को का लक्ष्य रखा गया है। 19-20 के लिए जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य की निवल घरेलू उत्पाद, ये क्या है? एनएसडीपी। ये जो है सकल घरेलू उत्पाद नहीं है, ये जो है निवल घरेलू उत्पाद है, यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्थिर मूल्यों पर कितना अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 4.3%। प्रथम अग्रिम अनुमान
वर्ष 19-20 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये भारत की प्रति व्यक्ति आय है जो 19-20 का प्रथम अग्रिम अनुमान है, उसके अंदर 1,35,050 रुपये। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश कितना योगदान करता है, ये आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है। 8.8% का करता है, और इस मामले में ये उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में तीसरे नंबर का राज्य है। तो सवाल ये भी उठता है पहले नंबर का कौन सा है, महाराष्ट्र है, और दूसरे नंबर का कौन सा है, तमिलनाडु है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तीसरा है। तो 8.8% की जीडीपी में ये जो है अंश दान करता है भारत की जीडीपी में। आगे चलते हैं। 18-19 में उत्तर प्रदेश की स्टेट जीडीपी की विकास दर 5.3%, जो हमने पहले भी देख लिया। खंडवार राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर, अब जो हमने पहले देखा है उसको हम यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में जो है, जिससे आप इसको आसानी से कंपैरिजन कर सकें कि किस तरह से जो है चेंजेज आ रहे हैं। तो 17-18 में 9.1% था कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का, 18-19 में 2.1%, और 19-20 में जो हमने पीछे भी देखा 2.2%। इसी तरह से द्वितीयक क्षेत्र में यानी विनिर्माण क्षेत्र में 4.2%, 18-19 में ये हो गया 4.5%, और 19-20 में 1.1%। तृतीयक क्षेत्र में यानी टर्सरी सेक्टर में 8.3%, जो सेवा क्षेत्र होता है। 18-19 में 7.6%, और 19-20 में जो अनुमानित किया गया है वो 4.5%। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी यानी सकल घरेलू राज्य उत्पाद दर कितनी रही, 18-19 में थी 7.2%, जो सबसे ज़्यादा थी पिछले 3 वर्षों में। उसमें फिर 5.3% हो गया गिरावट आके, और उसके बाद जो अब अनुमान लगाया गया है वो और गिरावट का लगाया गया है 4.4% का। तो यहाँ तक हमने जीडीपी के बारे में सारी चीज़ें, विकास दर के बारे में समझी। आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको जब आप बार बार देखेंगे तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। अब जो है चीज़ें बिल्कुल सिंप्लीफाइड हैं। आगे राज्य आर्थिक समीक्षा, जो स्टेट का जो है इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ था 19-20 का, उसके अनुसार राज्य के स्वयं के कर, यानी राज्य जो है जो स्वयं के करों से, खुद के टैक्स से राजस्व इकट्ठा करता है, उसमें किसका किसका यानी किस किस मद का प्रमुख अंशदान है। तो 18-19 की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि 19-20 की आर्थिक समीक्षा में डेटा कौन सा होता है, 18-19 का होता है। तो जीएसटी सबसे बड़ा योगदान देती है। आपको यही याद रखना है कि जीएसटी से जो है राज्य का जो स्वयं का कर है वो लगभग 40% आता है। राज्य उत्पाद शुल्क, जो एक्साइज ड्यूटी होती है स्टेट, जिसको स्टेट ड्यूटी भी कहते हैं, 19% दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो है कर राज्य को प्राप्त होता है, जो सबसे बड़ा है वो 18% है, और चौथे नंबर पर स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क जो है उस 14%। इसके अलावा और भी कई सारे कर होते हैं, लेकिन ये 4 आपको शुरुआत के याद रखने चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जीएसटी के द्वारा उत्तर प्रदेश जो है कितना कर प्राप्त कर रहा है, 40% टोटल राजस्व कर का। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता कितनी है, तो 446.64 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की उपलब्धता है। मानक क्या है कि उत्तर प्रदेश के लिए जो मानक है वो है 539 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये जो है मानक है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है उपलब्धता उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की है। इसका सीधा सा अर्थ है उत्तर प्रदेश में कृषि का जो उत्पादन है वो पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी, 359 ग्राम। देश के कुल आलू उत्पादन में 17-18 का जो डेटा है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का योगदान कितना था, 30.3%, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में पहला सबसे शीर्ष जो है आलू उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थानों की कुल कितनी संख्या है, कुल 21 राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान है उत्तर प्रदेश में। फिर शीतगृह यानी जिसको हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, इसकी कुल संख्या एवं भंडारण क्षमता दोनों के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है,
तो चाहे वो भंडारण की कुल क्षमता रखी जाए शीतगृहों की या शीतगृहों की ही संख्या रखी जाए, दोनों ही मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। और आपसे संख्या अगर कभी पूछ ली जाए, जो कि बहुत कम चांसेज होता है, तो 2368 कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश में हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन हेतु कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है थी? तो 5,999 मेगावाट जो है ये अधिष्ठापित क्षमता है उत्तर प्रदेश की विद्युत उत्पादन की। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की संख्या 18-19 में कितनी थी? 17,672। अब ये डाटा का यहाँ पर क्या अर्थ है? ये केवल आपको इसलिए दिखाने के लिए है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डाकघर हैं किसी भी अन्य प्रदेश की अपेक्षा। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना होता है? 17-18 का जो है फाइनल डेटा है, उसके अनुसार 329 किलोवाट घंटा ये प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन है। और उपभोग देख लीजिए, लगभग दुगना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है? 17-18 में 628 किलोवाट घंटा। इसी कारण जो है उत्तर प्रदेश को क्या करना पड़ता है? दूसरे राज्यों से बिजली की खरीद करनी पड़ती है। आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण डेटा, उत्तर प्रदेश में जिलेवार फसलों का उत्पादन, फसलों की उत्पादकता में शीर्ष कौन है और फसल क्षेत्रफल में कौन सा जिला शीर्ष पर है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। और ये सभी आंकड़े उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध हैं, लेकिन इस तरह से उपलब्ध नहीं है। उस पर लगभग आपको 70 पेज का एक जो है बहुत बड़ा डेटा सीट मिलेगा, जहाँ से आपको ये सब जो है ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गन्ना सबसे प्रमुख फसल उत्तर प्रदेश की व्यापारिक फसलों में गन्ना ही है। इसमें खीरी, जिसको हम लोग लखीमपुर खीरी के नाम से जानते हैं, ये शीर्ष उत्पादक जिला है। बिजनौर दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है। लेकिन अगर फसल उत्पादकता की बात करें, उत्पादकता कैसे नापते हैं? प्रति हेक्टेयर में कितना उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक हो रहा है, इस तरह से उत्पादकता नापी जाती है। तो शामली इस मामले में पहले नंबर पे है। उसके बाद जो है शीर्ष फसल क्षेत्रफल, यानी ये क्या हुआ, सबसे ज़्यादा कहाँ पर जो है क्षेत्रफल में इस फसल को बोया गया, तो वो जिला कौन सा है? खीरी है, लखीमपुर खीरी। आगे चलते हैं। कपास हालांकि उत्तर प्रदेश में कम उगाया जाता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में उगाया जाता है उसमें अलीगढ़ सबसे टॉप पे है, दूसरे नंबर पे मथुरा, तीसरे नंबर पर हाथरस है। अब उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता में जो है आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद तीनों जो है समान रूप से एक साथ हैं, यानी इनकी उत्पादकता बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अलीगढ़ जो है फसल क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कपास यहीं पर उगाया गया था। किस वर्ष में? ये सारे डेटा 18-19 के हैं, याद रखिएगा, और इससे रिसेंट कोई डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। गेहूं की बात करें तो शाहजहांपुर, हरदोई और अलीगढ़ ये टॉप क्रम है। आपको तीनों याद रखने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है, सभी में पहला जनपद जो है वो महत्वपूर्ण है। तो गेहूं सबसे ज़्यादा सर्वोच्च जो है उत्पादक जिला कौन सा है? शाहजहांपुर है। उत्पादकता सबसे ज़्यादा गेहूं की मेरठ में है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कहाँ बोया गया? शाहजहांपुर में। जौ में ललितपुर जो है टॉप जिला है, एटा और जालौन उसके बाद में है। उसके बाद जो है बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़, इनकी सम्मिलित रूप से जो है उत्पादकता बिल्कुल समान है। तो इसमें पहले नंबर पर किसी एक को नहीं रख सकते हैं, ये पांचों ही जो है पहले नंबर पे हैं। उसका ललितपुर में सर्वाधिक फसल क्षेत्रफल है जौ का। चना में बांदा टॉप पर है, उसके बाद महोबा, हमीरपुर, बलिया में उत्पादकता सर्वाधिक है और जो है बांदा में सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्रफल था। मटर के उत्पादन में जालौन जो है सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। उसके बाद बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, ये सभी जो है सम्मिलित रूप से जो उत्पादकता में पहले नंबर पे हैं और जालौन में ही सर्वाधिक फसल क्षेत्रफल था। मसूर में बहराइच टॉप नंबर पे है उत्पादन में। आजमगढ़, मऊ और बलिया ये उत्पादकता में बराबर हैं तीनों जिले, और बहराइच में ही सर्वाधिक फसल क्षेत्रफल भी था। अरहर में बांदा टॉप पर है। इटावा जो है अरहर की उत्पादकता में सबसे ज़्यादा है, सबसे शीर्ष पर है। उसके बाद बांदा में ही जो है फसल क्षेत्रफल भी सर्वाधिक था। रेपसीड और सरसों, रेपसीड क्या होता है? ये सफ़ेद सरसों होती है। तो आगरा जो है सर्वोच्च उत्पादक जिला है, बदायूं में उत्पादकता सर्वाधिक है
और आगरा में ही फसल क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है। आलू की बात करें तो आलू जो है आगरा में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ, उसके बाद कानपुर नगर में उत्पादकता सर्वाधिक है और आगरा में ही जो है आलू सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्रफल के मामले में बोया गया था। धान शाहजहांपुर में सबसे ज़्यादा उगाया गया, कानपुर देहात में इसकी उत्पादकता सबसे अधिक है और बाराबंकी जो है शीर्ष फसल क्षेत्रफल जो है धान की बाराबंकी में थी। मक्का जो खरीफ सीजन की है वो मैनपुरी में टॉप जिला है, सबसे बड़ा उत्पादक है। फर्रुखाबाद उत्पादकता में सबसे ज़्यादा है और बहराइच में मक्का का फसल क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था। बाजरा में आगरा टॉप पर है उत्पादन में, कानपुर देहात उत्पादकता में टॉप पर है, उसके बाद आगरा ही जो है फसल क्षेत्रफल में भी जो है टॉप पर है। ज्वार की बात करें तो ज्वार में भी बांदा शीर्ष पर है, कानपुर नगर उत्पादकता में शीर्ष पर है और बांदा फसल क्षेत्रफल में भी शीर्ष पर है। उर्द जो दाल होती है ललितपुर इसमें टॉप पर है, बदायूं जो है उत्पादकता में टॉप पर है और ललितपुर ही जो है शीर्ष फसल क्षेत्रफल में भी सर्वाधिक है। मूंग की सबसे ज़्यादा उत्पादन उन्नाव ने किया, जालौन में उत्पादकता सर्वाधिक रही और महोबा में शीर्ष जो है क्षेत्रफल फसल क्षेत्रफल जो है महोबा का सर्वाधिक रहा मूंग में। तिल में भी महोबा ही जो है टॉप पर है उत्पादन में, महोबा में ही उत्पादकता भी इसकी सबसे ज़्यादा है और झांसी में जो है इसका फसल क्षेत्रफल सर्वाधिक था तिल का। मूंगफली की बात करें तो झांसी जो है मूंगफली के उत्पादन में शीर्ष जिला है उत्तर प्रदेश का, मिर्ज़ापुर उत्पादकता में सबसे आगे है और झांसी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर मूंगफली उगाई गई। सोयाबीन ललितपुर इसमें टॉप पर है और ललितपुर उत्पादकता में भी टॉप पर है और ललितपुर जो है फसल क्षेत्रफल में भी टॉप पर है। तो सोयाबीन आपको याद रखना बहुत आसान हो गया, ललितपुर ही जो है आपका तीनों तरह का उत्तर हो जाएगा। तंबाकू की खेती में उत्पादन में सबसे ज़्यादा एटा में प्रोडक्शन हुआ, सबसे बड़ा उत्पादक एटा है। गोंडा की उत्पादकता सर्वाधिक थी प्रति हेक्टेयर और एटा में जो है सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्रफल पर ये उगाया गया। प्याज की बात करें तो फतेहपुर जो है प्याज के उत्पादन में शीर्ष जिला है उत्तर प्रदेश का। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर इसमें उत्पादकता जो है बिल्कुल सेम है सभी की, ये उत्पादकता के मामले में चारों टॉप पर हैं और फतेहपुर में ही शीर्ष जो है क्या है, फतेहपुर में ही शीर्ष इसका जो है क्षेत्रफल था फसल क्षेत्रफल। तो आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के कुल आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में को आर्थिक रूप से 4 बड़े क्षेत्रों में बांटा जाता है, इनको हम आर्थिक संभाग कहते हैं और ये संभाग जो है पश्चिमी संभाग, केंद्रीय संभाग, बुंदेलखंड एवं पूर्वी संभाग। अब इनके जिले दिए हुए हैं तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। पश्चिमी संभाग में 30 जिले हैं, बस आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जिले किस में हैं, पश्चिमी संभाग में। फिर पूर्वी संभाग में कितने जिले हैं, 28 जिले हैं। केंद्रीय संभाग में 10 जिले आते हैं और बुंदेलखंड में तो 7 जिले हैं, फिक्स हैं, ये आपको याद भी होगा। बुंदेलखंड में महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन, झांसी और ललितपुर हैं। बाकी जो है आप जिले इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब संभाग के आधार पर जो है क्या क्या जो है प्रगति है उत्तर प्रदेश की। तो आर्थिक संभाग के अनुसार क्षेत्रों का उत्तर प्रदेश की जीडीपी में योगदान, तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान कौन सा देता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभाग जो है 51.15%। उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश है 26.77%। मध्य उत्तर प्रदेश यानी जिसको हम केंद्रीय उत्तर प्रदेश भी कहते हैं 17.14% और बुंदेलखंड 4.94%, जो आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, इसको सीक्वेंस से ही याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में योगदान करने वाले शीर्ष 5 जिले कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है गौतम बुद्ध नगर का योगदान है, जहाँ का मुख्यालय कौन सा है, नोएडा। उसके बाद मेरठ, उसके बाद एटा, उसके बाद राजधानी लखनऊ और उसके बाद आगरा। ये सभी जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले शहर हैं जो सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देते हैं।
उत्तर प्रदेश की जीडीपी में योगदान में करने वाले 5 निम्न जिले कौन से? तो सबसे कम जो है योगदान या सबसे निम्नतर जिला जो है वो बलरामपुर है, उसके बाद बहराइच, उसके बाद जौनपुर, उसके बाद बलिया, और सॉरी उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद बलिया। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभागों में साक्षरता दर का शीर्ष क्रम क्या था? तो उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर आप जानते हैं कितनी है? 67.7%। लेकिन अगर हम क्षेत्रवार देखेंगे तो बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा साक्षर है, भले इसमें 7 जिलों के आधार पर ही औसत निकला है, इसीलिए बुंदेलखंड में साक्षरता सर्वाधिक है। तो 69.3% जो है बुंदेलखंड में साक्षरता है। केंद्रीय संभाग जिसमें कितने जिले थे? 10 जिले थे, और बुंदेलखंड में कितने थे? 7 जिले थे। तो केंद्रीय संभाग में साक्षरता दर कितनी है? 68.3%। पश्चिमी संभाग जिसमें 30 जिले थे उसकी जो है कितनी है साक्षरता दर? 67.5%, और पूर्वी संभाग में 67.4%। तो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर जो है साक्षरता में नहीं है, 2% के परास में सभी कुछ सिमटा हुआ है, लेकिन आपको ये क्रम याद रखना होगा। आगे चलते हैं। अब आर्थिक संभागवार पुरुष साक्षरता दर कैसी है और कौन कौन से उसमें टॉप के संभाग हैं? तो पहले औसत की बात कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर का औसत कितना है? 77.3% है, और इस मामले में भी बुंदेलखंड में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। उसके बाद पूर्वी संभाग, उसके बाद पश्चिमी संभाग, उसके बाद केंद्रीय संभाग। महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का औसत कितना है? 57.2% जनगणना 2011 के अनुसार। अब इसमें से केंद्रीय संभाग में 59.3% जो सर्वोच्च महिला साक्षरता है संभागवार में। उसके बाद पश्चिमी संभाग, उसके बाद बुंदेलखंड, उसके बाद पूर्वी संभाग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूर्वी संभाग है जिसमें पूर्वांचल के जिले आते हैं उसमें जो है महिला साक्षरता का औसत सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 19-20 में शिक्षा पर कुल व्यय, ये व्यय क्या मतलब? चालू खाता और पूंजीगत खाता दोनों का ही तो मिलाकर कुल व्यय बनता है। तो 19-20 के वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर कुल कितना व्यय किया गया था? कुल व्यय का 16.5% था। 17-18 में राज्य में ड्रॉप आउट दर कितनी थी? जो है 4.992 ड्रॉप आउट दर थी। ड्रॉप आउट दर क्या होती है? स्कूल बीच में ही छोड़ने वाले विद्यार्थियों के आधार पर ड्रॉप आउट दर निकाली जाती है। वित्तीय वर्ष 19-20 में राज्य के कुल व्यय में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर व्यय का अंश कितना था? तो सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर व्यय जो था वो 7.2% था, जिसको हम सोशल सर्विसेज में गिनते हैं। इसमें हेल्थ भी जो आ जाता है, यानी स्वास्थ्य भी इसी के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में कुल सेवा आयोजन कार्यालय कितने हैं? 106 हैं। 2020 में जारी राज्यवार कारोबारी सुगमता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? दूसरा स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2019 के अनुसार ये सूचकांक है, लेकिन ये 2020 में अभी सितंबर में जारी किया गया है, और 17-18 में जब इससे पहले जारी हुआ था तो उत्तर प्रदेश का 12वां स्थान था। यानी उत्तर प्रदेश ने बहुत तेज़ी से छलांग लगाते हुए सेकेंड पोजीशन पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश की वर्तमान साक्षरता दर कितनी है? 73%। हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि साक्षरता दर अगर प्लेन पूछी जाएगी या जनगणना के अनुसार पूछी जाएगी तो आपको 67.7% ही बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कितनी आंकी गई है, तब आपको बताना है कि नवीनतम रिपोर्ट में 73% साक्षरता दर आंकी गई है। 11 सितंबर 2020 में जारी राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें गुजरात पहले स्थान पर था। उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग के किस वर्गीकरण में रखा गया है? तो वो श्रेणी है उभरती स्टार्टअप पारिस्थितिकी वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। अगला देखते हैं फैक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई मासिक कारोबारी सुगमता प्रतिस्पर्धा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। अब उत्तर प्रदेश ने जो है हर महीने अपने जिलों की रैंकिंग स्टार्ट कर दी है। तो जो अगस्त की रैंकिंग सितंबर में जारी हुई है उसमें क्या स्थिति है? ए श्रेणी में
उन्नाव पहले नंबर पे है और बी श्रेणी में कौशाम्बी पहले नंबर पे है। इसके बाद का भी क्रम आपसे पूछा जा सकता है। बुलंदशहर जो है ए श्रेणी में दूसरे नंबर पे है और सहारनपुर तीसरे नंबर पे है। कौशाम्बी के बाद बी श्रेणी में श्रावस्ती आता है और उसके बाद तीसरे नंबर पे फतेहपुर आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ये हर महीने जारी होने लगी है, इसलिए जो है इसमें बार बार वेरिएशन आएगा और आपको अपडेट रहना होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बल्क ड्रग एवं डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है, जहां पर दवाएं और मेडिकल डिवाइसेज बनाई जाएंगी। तो कहाँ पर ये स्थापित होगा? ललितपुर में। इस पर जो है 24,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उत्तर प्रदेश में 2020-21 में चालू कीमतों पर यानी करंट प्राइस पर अनुमानित जीडीपी कितनी है? 17,91,263 करोड़ रुपए। ये जो है चालू कीमतों पर अनुमानित जीडीपी है 2020-21 के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2021 का जो है अनुमानित जीडीपी का डेटा है। 15वें वित्त आयोग की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय सरकार के राजस्व कर में राज्यों का अब हिस्सा कितना कर दिया गया है? 41%। अब 41% कर दिया गया है। और पहले जो है वित्त आयोग में 14वां जो वित्त आयोग था उसमें 42% राज्यों का शेयर था। तो ये 1% की कमी आई है। क्यों आई है? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हो गया है और वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण सभी राज्यों में से कम करके 1% की कमी करनी पड़ी है। तो 42% से अब 41% हो गया है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश को कितना मिलता है? तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में उत्तर प्रदेश को 2020-21 में केंद्रीय राजस्व में प्राप्त होने वाला अंश कितना है? 7.35%। और ये 14वें वित्त आयोग में कितना था? 7.54%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे कमी का प्रतिशत बदलाव भी पूछा जा सकता है। तो कमी का प्रतिशत बदलाव क्या है? -3% की जो है कमी आई है। उत्तर प्रदेश को जो अंश मिलता था केंद्रीय कर राजस्व में, वो जो है 7.35% अब हो गया है। तो ये फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जो लेटेस्ट जो है प्रशासनिक और विधायी संरचना है उस पर ये नज़र डालते हैं। यूपी एट अ ग्लांस जो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार ये पूरा डेटा है। तो अगर इससे पहले आपने कुछ और पढ़ा हो या जो है मैंने किसी वीडियो में आपको कुछ और बताया हो तो उसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया है और ये अभी अपडेट किया गया है वेबसाइट पर। तो लोकसभा सीटें कोई बदलाव नहीं, 80 ही हैं। विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 403 है। मंडल 18 हैं, जिले 15 हैं। तहसीलें जो है 350 अब कुल हो गई हैं। नगर एवं नगर समूह ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही है, 915। उत्तर प्रदेश में नगर निगम 17 हैं। आर्थिक संभाग 4 हैं। नगर पालिका परिषद 198 हो गई हैं। नगर पंचायत 439 हो गई हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 13 हैं। विकास खंड की संख्या बदली है, क्योंकि पहले जो है 822 थी, कुछ जगह 823 भी लिखी रहती थी, लेकिन अब जो है ये कितनी हो गई है? 825। और ये 31 मार्च 2019 के अनुसार जो है ये अपडेट किया गया है। न्याय पंचायत में भी अपडेशन हुआ है, 8,135 संख्या हो गई है। ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में 59,073 हैं। राजस्व ग्राम कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 1,06,774 राजस्व ग्राम हैं, जो कि 2011 के अनुसार ही हैं। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें से आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814। और निर्जन ग्राम कितने हैं यानी गैर आबादी वाले ग्राम? 8,960। तो ये जो है इसी से निकलता है डेटा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें या राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 31। और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सदस्य कितने हैं? 100। तो बाकी चीज़ें नहीं बदली हैं, 2-3 चीज़ों में जो है थोड़ा परिवर्तन हुआ है। खासकर विकास खंड याद रखिएगा कि अब 825 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो 31/9/2019 तक का डेटा है उसके अनुसार कुल 13 हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम इंग्लिश में सेज कहते हैं।
उत्तर प्रदेश की फसल गहनता या शस्य गहनता कितनी है? 15-16 की आर्थिक संगणना के अनुसार 159.11 है। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 142.3 लाख हेक्टेयर जो है ये उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्रफल है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल बुआई क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल कितना है, यानी उत्तर प्रदेश में जितना बोया जाता है क्षेत्र उसमें से सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 15-16 के अनुसार 86.4% ही उसमें से सिंचित है। कुल सिंचित क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का प्रतिशत अंश कितना है? ये भी 15-16 की जो कृषि संगणना रिपोर्ट है उसके अनुसार है और यही लेटेस्ट है। तो नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में कितनी होती है? लगभग 75%, 74.9%। नहरों के द्वारा 15.2%, कुओं के द्वारा 8.8%, तालाब झील आदि के द्वारा 0.5% और उसके अलावा अन्य स्रोतों से 0.6%। तो आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है, तो शुरू का 3 याद रखिएगा, नलकूप से सबसे ज़्यादा, नहरों से उसके बाद और उसके बाद कुओं से सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई नहरों की लंबाई कितनी है? 17-18 के डेटा के अनुसार 75,063 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई की नहरों की लंबाई है। उत्तर प्रदेश में मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? बहेड़ी नामक जगह है बरेली में, यहाँ पर मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं, अब एक साथ हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश देश में किन किन चीज़ों पर में प्रथम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप एक साथ इसी प्रकार याद रख लेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न इससे संबंधित नहीं गलत होगा। कुल जनसंख्या के मामले में सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा बैंक शाखाएँ उत्तर प्रदेश में हैं। डाकघरों की संख्या सर्वाधिक है। समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक है। कुल सिंचित क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है देश में। कुल नलकूप से सिंचित क्षेत्रफल में टॉप पर है और कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में भी टॉप पर है। सर्वाधिक क्रियाशील जोतों की संख्या में भी उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पे है। कितनी क्रियाशील जोतें हैं? तो कृषि संगणना 2015 के अनुसार 23.82 मिलियन क्रियाशील जोतें हैं। भैंसों की संख्या में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। कुल पशुधन के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। कुल मवेशियों की संख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद दूध उत्पादन सर्वाधिक होता है, मांस उत्पादन सर्वाधिक होता है, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कुल खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। कुल गन्ना और कुल चीनी उत्पादन सर्वाधिक होता है। समस्त बागवानी फसल उत्पादन सर्वाधिक होता है। कुल बागवानी फसल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। आलू उत्पादन देश में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही होता है। धान की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी उत्तर प्रदेश में है। संकर धान की खेती के अंतर्गत भी सर्वाधिक, संकर धान यानी हाइब्रिड राइस, इसके अंतर्गत भी देश खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भी उत्तर प्रदेश में है। कुल आम का उत्पादन, कुल अमरूद का उत्पादन, कुल शहद के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इसके बाद सबसे ज़्यादा आंवला उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। खरबूजा एवं तरबूजा का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। मटर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और मेंथा उत्पादन में अपना देश यानी भारत जो है दुनिया में टॉप का देश है, सबसे शीर्ष पर है और उसमें भी जो 85% मेंथा होता है भारत में वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो इन सब मामलों में उत्तर प्रदेश जो है देश में पहले नंबर पे आता है। आगे चलते हैं, कृषि क्षेत्र के लिए बजट 2021 में आवंटित धनराशि कितनी है? 11,335.88 करोड़ रुपए, जो कि विगत बजट से 4.86% की वृद्धि दर्शाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में बजट 2020-21 में आवंटित धनराशि कितनी है? 22,376.93 करोड़ रुपए और इसमें कितनी वृद्धि की गई बजट में? 8.87% की जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में वृद्धि की गई है बजट में। बजट 2021 में शामिल नई योजनाओं पर कितना व्यय होगा? 10,967.87 करोड़ रुपए का। आगे बढ़ते हैं, अब बजट 2020-21 में जो है जो मुख्य आवंटन है वो कौन कौन से हैं, किन किन योजनाओं के लिए हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। कभी कभी सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है किसी योजना का नाम लेके। तो कुल बजट
5,12,000 करोड़, जिसको हम एब्सोल्यूट फिगर्स में देखेंगे तो 5,12,860.72 करोड़ रुपए ये उत्तर प्रदेश का कुल बजट है। इसमें नई योजनाओं के लिए 10,967 करोड़ 87 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। पूर्वांचल की विकास निधि के लिए 300 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड की विकास निधि के लिए 210 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश की जो है फ्लैगशिप योजना है और इसमें अच्छा खासा आवंटन हुआ है 1,200 करोड़, या सीधे सीधे कहें तो 1,200 करोड़ रुपए। निराश्रित महिला पेंशन योजना में 1,432 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम के लिए 4,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वाली है उसके लिए 6,240 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 369 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5,791 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,357 करोड़ रुपए, ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपए। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021 का बजट पेश हुआ था, तो डेट भी महत्वपूर्ण है। कुल आकार कितना था, अभी हमने ऊपर चर्चा की, 5,12,860.72 करोड़ रुपए, और विगत मूल बजट से 6.91% की वृद्धि शो करता है मूल बजट से। लेकिन संशोधित जो अनुमान अभी पेश किया गया है बजट का, उसमें ये वृद्धि कितनी है, 13.51% की। तो दोनों तरह से प्रश्न आ सकता है कि 20-21 का जो बजट है वो 19-20 के बजट से कितना ज़्यादा है। तो मूल बजट जो प्रस्तुत हुआ था 18 फरवरी को, तब जो है ये 6.91% की वृद्धि दिखा रहा था, लेकिन जब इस बजट का संशोधित अनुमान जारी हो गया तो ये 13.51% की वृद्धि दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 के बजट में विभागवार आवंटन में शीर्ष 3 विभाग कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा किसको दिया गया है बजट में, प्राथमिक शिक्षा के लिए 55,064.55 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग को यानी एनर्जी डिपार्टमेंट को 33,754.48 करोड़ रुपए, और पुलिस विभाग को 27,286.69 करोड़ रुपए। तो विभागवार ये स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। अब एक सारांश दिया हुआ है कि 2012-13 से लेकर 2020-21 तक किस तरह से उत्तर प्रदेश में बजट की धनराशि की आवंटन किया गया और हर साल जो है कितने % की वृद्धि हुई। तो हमने इसको पीछे डिस्कस भी कर लिया है। 20-21 में जो है 6.91% की वृद्धि हुई है। उसके पास 19-20 में जब ये बजट 19-20 का आया था तो पिछले बजट से इसमें 11.97% की वृद्धि हुई है। तो आगे चलते हैं। अब राजकोषीय घाटा, इससे भी प्रश्न आ जाता है। तो राजकोषीय घाटा जो है बजट में 53,195 करोड़ 46 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी SGDP का 2.97% है। तो आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है, 2.97% जो है राजकोषीय घाटा है, जो कि GDP के टर्म्स में 2.97% है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.8% अनुमानित है। यानी उत्तर प्रदेश पर जितना कर्जा है अगर उसको GDP के टर्म्स में हम व्यक्त करें तो वो कितना हो जाएगा, 28.8%। आगे चलते हैं। मूल्य अनुसार कुल खनिज उत्पादन जो 17-18 में हुआ है उसमें राज्यवार शीर्ष क्रम है। तो राजस्थान इसमें टॉप पर है, उड़ीसा दूसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये मूल्य के अनुसार है, ना कि जो है उत्पादन के मात्रा के अनुसार है। और इसमें मूल्य के अनुसार जब खनिज उत्पादन की बात करेंगे देश में 17-18 के डेटा के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान आता है। यही यहाँ पर बताने का प्रयास है। कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है, प्रयागराज में बनाया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है, ये भी प्रयागराज में है। राष्ट्रीय आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है, गोरखपुर में। इन सब की जो है पहले कहीं और प्रस्तावित किया गया था, लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं ये फिलहाल फाइनल है। राष्ट्रीय पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय लखनऊ में
प्रस्तावित है। वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या सरकार ने रखा है? 641.74 लाख मीट्रिक टन। ये प्रश्न आपसे इसी तरह से पूछा जा सकता है। 20-21 में तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13.90 लाख मीट्रिक टन। 18-19 में 581.03 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था और उसके सापेक्ष अब तक रिकॉर्ड उत्पादन रहा कितना, यानी लक्ष्य कितना था 581.03, लेकिन 18-19 में उत्पादन कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया 604.15 लाख मीट्रिक टन, जो कि रिकॉर्ड उत्पादन है आज तक का उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत 20-21 में मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किए जाने का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश के 10 शहर शामिल हैं। कौन कौन से? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़। फिर उत्तर प्रदेश में कई सारे एक्सप्रेसवे हैं जो उत्तर प्रदेश की प्रगति में बहुत ही बड़ा अहम स्थान रखते हैं और इन एक्सप्रेसवे के बारे में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पूछा भी जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पेपर में अक्सर जो फिगर निकलती हैं उसमें बड़ा अंतर होता है। तो ये जो आपको मैं फिगर दे रहा हूँ ये जो है उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कार्यदायी संस्था की, यूपीडा की, वहाँ से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस की सबसे पहले बात करते हैं। ये 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है और इसकी जो ऑफिशियल लंबाई बताई गई है वो 340.824 किलोमीटर, यानी इसको हम 341 किलोमीटर भी मोटा मोटा कह सकते हैं। ये कहाँ से शुरू होगा? ग्राम चांद सराय जो कि लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर है, जिला लखनऊ में, यहाँ से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ होगा? गाजीपुर के हैदरिया गांव के निकट NH 19 पर। प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? प्रोजेक्ट की लागत है 22,494.66 करोड़ रुपए। अब जो आपसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इसके रूट के बारे में पूछा जाता है। तो इसका रूट क्या होगा? लखनऊ से स्टार्ट होके बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर में ये समाप्त होगी और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो अक्टूबर 2020 में कार्य समाप्ति का रखा गया है। आगे चलते हैं। आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे जो बन चुका है, चालू भी हो चुका है। ये 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जिसे 8 लेन तक आगे विस्तारित किए जाने की क्षमता रखी गई है। इसकी कुल लंबाई 302.22 किलोमीटर है। इसका शुरुआत कहाँ होती है? आगरा में जो इनर रिंग रोड है आगरा ज़िले में, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। मार्ग क्या है? आगरा से होते हुए फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ, ये सभी ज़िले जो है इसके रास्ते में पड़ते हैं। अंतिम बिंदु क्या है? तो स्टेट हाईवे 40 जो है लखनऊ में जो है वहाँ पर ये आके ख़त्म होता है। प्रोजेक्ट की लागत 11,526.73 करोड़ रुपए है और इसका उद्घाटन जो किया गया था औपचारिक रूप से 21 नवंबर 2016 को किया गया था। आगे चलते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसको ग्रीनफील्ड बनाया गया है, तो इसका प्रारंभ बिंदु कहाँ से है? भरतकूप नामक स्थान चित्रकूट में NH 35 पर, ये इसका प्रारंभ बिंदु है। अंतिम बिंदु इसका इटावा के कुदरेल गांव के पास है जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे स्थित है, यानी ये जो है चित्रकूट से शुरू होके जो है इटावा तक आएगा और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में मिल जाएगा। इसकी कुल लंबाई 296.070 किलोमीटर है। इसका मार्ग कैसा है? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, ये इसके ज़िले पड़ेंगे मार्ग में। एक्सप्रेसवे का प्रकार क्या है? तो ये 4 लेन वाला है, उसको 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, यानी इस क्षमता के साथ इसको बनाया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। अब इसके बारे में प्रश्न एक बार पूछा भी गया था, इसको ध्यान से देखिएगा। तो प्रारंभ इसका कहाँ से होता है? मेरठ में होता है, नेशनल हाईवे 334 से। और इसका अंतिम बिंदु कहाँ होगा? प्रयागराज। तो इसको मेरठ से प्रयागराज तक लाना है। NH 334 से शुरू होकर NH 2 में आके मिल जाएगा।
उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 594 किलोमीटर लगभग, यही ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। कभी कभी इसको 600 लिखा जाता है कुछ पेपरों में, कहीं पर 602 लिखा जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ये जो है 594 किलोमीटर ही लिखा हुआ है। अब इसका मार्ग क्या होगा, तो मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इसका प्रकार 6 लेन होगा और ये 8 लेन तक विस्तारित किए जाने की क्षमता के साथ में होगा। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। पहला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो वो है समृद्धि एक्सप्रेसवे, जो कि मुंबई से नागपुर तक है और इसकी लंबाई कितनी है, 701 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे का आगे चलकर बलिया तक विस्तार करने की बात भी कही जा रही है सेकेंड फेज में, और तब इसमें 300 किलोमीटर जो है आगे और जुड़ जाएगा। उसके बाद ये जो है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा और इसकी जो कुल होगा वो दिल्ली से बिहार की सीमा तक, क्योंकि बलिया में ये बिहार की सीमा तक जाएगा और इधर जो है ये आगरा वाले एक्सप्रेसवे में जुड़ जाएगा, जिससे ये दिल्ली तक हो जाएगा। तो दिल्ली से जो है बिहार तक की सीमा तक ये कुल जो है लगभग 900 किलोमीटर लंबाई का एक्सप्रेसवे बन जाएगा, जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। प्रोजेक्ट की लागत भी बहुत ज़्यादा है, 39,298 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई है 91.352 किलोमीटर। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में लिंक होगा, यानी गोरखपुर को जिले को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए ये लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये जो है इसकी शुरुआत होगी जैतपुर गोरखपुर बाईपास NH-27 से और अंतिम बिंदु इसका सालारपुर आजमगढ़ में, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाके मिल जाएगा। मार्ग इसका किस प्रकार होगा, गोरखपुर से शुरू होकर आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर को ये कनेक्ट करेगा। इसका प्रकार 4 लेन होगा, जो आगे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट की जो स्वीकृत लागत है वो 587.67 करोड़ रुपए है। यमुना एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 165.537 किलोमीटर है। ये 6 लेन है, जिसको 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी लागत 12,839 करोड़ रुपए है और इसका पुराना नाम, पहले इसको ताज एक्सप्रेसवे कहा जाता था। ये नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जिले से शुरू होकर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस होता हुआ आगरा में आके मिल जाता है और ये भारत का सबसे लंबा 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे स्ट्रेच है। तो इसकी परिभाषा जो है ये आपके सामने लिखी हुई है, इसको समझ लीजिएगा। इस मामले में ये जो है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। आगे देखते हैं 31 मार्च 2019 तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर है तथा इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। पहला महाराष्ट्र का है, तीसरा राजस्थान का स्थान है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो ये है कि NH-34 जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है वो 723.4 किलोमीटर की लंबाई पूरी उत्तर प्रदेश में उसकी है। तो इस मामले में ये पहले नंबर पे हुआ। और NH-19 जिसको पहले NH-2 कहा जाता था, जो दिल्ली से कोलकाता का पूरा मार्ग है, तो इसकी लंबाई कितनी है 655.2 किलोमीटर, जो दूसरे नंबर पे है। कई किताबों में इसी को यानी NH-2 को जो है सबसे ज़्यादा लंबाई बताई गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो गलत है। NH-34 ही है जिसकी सर्वाधिक लंबाई है उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित SRS बुलेटिन जो जारी हुआ था उसमें महत्वपूर्ण आंकड़े आए हैं 2020 के, जिसमें सारे स्वास्थ्य के संकेतक हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उत्तर प्रदेश में कुल जन्म दर कितनी है 25.6, कुल ग्रामीण जन्म दर कितनी है 26.6, कुल शहरी जन्म दर कितनी है 22.6, कुल मृत्यु दर उत्तर प्रदेश की 6.6, और अगर इसको अलग अलग देखें तो ग्रामीण मृत्यु दर 7 है और शहरी मृत्यु दर जो है 5.3 है। लेकिन आपका मेन फोकस जो है जो बड़ी फिगर है यानी जो राज्य का औसत है उस पर होना चाहिए। तो जैसे कुल जन्म दर जो है 25.6 ये आपको याद रखना है, कुल मृत्यु दर आपको याद रखनी है 6.6। आगे चलते हैं।
कुल प्राकृतिक वृद्धि दर या समृद्धि दर भी इसको कहते हैं, ये 19 है उत्तर प्रदेश की। कुल प्राकृतिक ग्रामीण वृद्धि दर 19.6, शहरी हो जाएगी 17.2। कुल शिशु मृत्यु दर कितनी है? 43 आपको याद रखना है। अब अगर आप याद रख सकते हैं तो ग्रामीण में 46 शिशु मृत्यु दर है और शहरी में 35 है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यानी USSIDC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार देश में कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंश कितना है? तो प्रथम स्थान तो है ही है, लेकिन अंश जो है आर्थिक समीक्षा में जो बताया गया है वो 44.91% है। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार देश के कुल गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंश कितना है? 32.04%। इस मामले में भी देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और आर्थिक समीक्षा के अनुसार ही कुल खाद्यान्न उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश में किसका अंश है? 19.17%। और अगर इसको मीट्रिक टन में नापेंगे तो 54.6 मीट्रिक टन उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का हुआ है। और खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं, जिसका ये सर्वोच्च उत्पादक भी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? गन्ना, जिसका जो है सर्वाधिक उत्पादक है। लेकिन अब आपसे अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे बड़ी फसल कौन सी है, तब आप जो है गेहूं उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? गन्ना। हालांकि गन्ना का उत्पादन जो है गेहूं से ज़्यादा होता है, लेकिन जब वाणिज्यिक पूछा जाएगा तब आप जो है गन्ना बताएंगे, और खाद्यान्न पूछा जाएगा तो आप गेहूं बताएंगे। और ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो नेशनल हाईवे जो उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं वो कितने हैं? 81 हैं। उत्तर प्रदेश का जो पंचम वित्त आयोग है जो 2015 में गठित हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन है? श्री आनंद मिश्र। यही जो है इस समय प्रभावी है पंचम वित्त आयोग। वर्ष 11-12 में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश था। और दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा गरीब की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर प्रतिशतता देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में गरीबी की प्रतिशतता कितनी है? 29.43%। और शहरी इसमें से कितने हो जाएंगे गरीबी जो है प्रतिशत? 26.1। और ग्रामीण हो जाएंगे 30.40%। फिर आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है वो कितना है? तो कुल उत्तर प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या का 59.3% जनसंख्या किसमें संबद्ध है? कृषि और संबद्ध क्षेत्र में, जिसको अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र हम कहते हैं। और इसमें अलग अलग डिवीजन देखें तो इसमें कृषि श्रमिक के रूप में 30.3% आबादी लगी हुई है। और कुल कृषक जो हैं इसमें से 29.0% या 29% हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 74% सीमांत कृषक हैं, 16% लघु कृषक हैं और 10% बड़े कृषक हैं। आगे चलते हैं। औसत जोत का आकार देखते हैं उत्तर प्रदेश में 15-16 की कृषि संगणना के अनुसार में। तो ये हेक्टेयर में डेटा है। तो सीमांत किसानों के पास जो है 0.38 हेक्टेयर जो है औसत भूमि है उत्तर प्रदेश में। लघु कृषकों के पास 1.39, अर्ध मध्यम के पास 2.71 और मध्यम के पास 5.51, बृहद या बड़े किसानों के पास 14.98। और अगर उत्तर प्रदेश में सभी आकार के वर्गों के जोतों का औसत निकाला जाए तो वो कितना निकलेगा? 0.73 हेक्टेयर। ये भी डेटा आपको याद रखना जरूरी है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 74% जो है किसान कैसे हैं? सीमांत। सीमांत का मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। 16% लघु कृषक हैं, यानी 1 हेक्टेयर से लेके 2 हेक्टेयर के मध्य जिनके पास भूमि है। और उसके बाद जो है 2 हेक्टेयर से ऊपर वाले जो है अर्ध मध्यम मध्यम में आ जाते हैं। बृहद आकार वाले में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाली भूमि। तो सीमांत कृषक कितने हो गए? 74% हो गए। लघु कृषक 16 और बड़े कृषक जो है जो बृहद आकार यहाँ लिखा है वो 10 हो गए। तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में जोतों का राज्य की कुल क्रियाशील जोतों में कितना प्रतिशत था? तो 15-16 में ये था राज्य की क्रियाशील जोतों में, आपके सामने है। सीमांत
में जो है औसत था 80.18, लघु में 12.63, अर्ध मध्यम में 5.51, मध्यम में 1.58 और बृहद में 0.10। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2019 में अपनी पहली कृषि निर्यात नीति 2019 की घोषणा की गई थी। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली कृषि निर्यात नीति किस वर्ष आई थी? 2019 में आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है और इस नीति का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था के बारे में 15-16 संगणना के अनुसार कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में 142.3 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्रफल 209 लाख हेक्टेयर है। कुल सृजन योग सिंचन क्षमता यानी कितनी सिंचाई की क्षमता उत्तर प्रदेश विकसित कर सकता है वो 367 लाख हेक्टेयर है। और सिंचन क्षमता का जो कुल उपयोग उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है वो कितना है? 247 लाख हेक्टेयर। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? ग्रेटर नोएडा में। और राष्ट्रीय पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लखनऊ में, जो अभी हमने पीछे देखा। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो 1887 में बना था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 में स्थापित हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में इसको अधिसूचना जारी की गई थी इसकी, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली 2013 में इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। तो ये 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रामसर कन्वेंशन जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक समझौता है अंतर्राष्ट्रीय, तो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की संख्या अब कितनी हो गई है? 7 हो गई है। पहले कितनी थी? 1, तो 1 से बढ़कर 7 हो गई है। और पूर्व में एक ही स्थल था जिसको कहते थे अपर गंगा रिवर, या जिसको ब्रिज घाट से नरौरा स्ट्रेच कहते हैं। तो अब जो नए जोड़ लिए गए हैं वो कौन से हैं? नवाबगंज जो पश्चिमी बिहार था वो इसमें जोड़ लिया गया है, उन्नाव वाला, पार्वती, अर्गा, गोंडा का, समान पश्चिमी बिहार या समान वन्यजीव बिहार ये मैनपुरी का, समसपुर रायबरेली का, सांडी हरदोई का और सरसई नावर इटावा का, ये जो है 6 नए जोड़ लिए गए हैं। और अपर गंगा रिवर जो है पहले से ही रामसर साइट के रूप में यहाँ पर पंजीकृत था। आगे चलते हैं। 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक उर्वरक का उपभोग करने वाला शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उर्वरक का उपभोग करता है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत 100 यूएलबी से अधिक राज्यों वाली श्रेणी में जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश की रैंक क्या रही? तो उत्तर प्रदेश की 7वीं रैंक रही, जो राज्यवार रैंक थी, जिसमें 100 यूएलबी से अधिक यूएलबीज हैं ऐसे राज्य। तो छत्तीसगढ़ इस श्रेणी में प्रथम था, महाराष्ट्र द्वितीय था, मध्य प्रदेश तृतीय था, लेकिन उत्तर प्रदेश की यहाँ पर 7वीं पोजीशन थी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020-21 में धान का समर्थन मूल्य कितना होगा? तो साधारण धान का 1868 रुपये प्रति कुंटल और ए ग्रेड धान का 1888 रुपये प्रति कुंटल होगा। संख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्राम विद्युतीकरण वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा ग्राम विद्युतीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में स्टार्टअप फंड की स्थापना हुई है और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया और इसमें जो एक समझौता हुआ है, जो आपसे पूछा जा सकता है किसके साथ हुआ है, तो राज्य सरकार और सिडबी के बीच जो है स्टार्टअप फंड की स्थापना के लिए एक समझौता किया गया है। इसी प्रकार अभी हाल ही में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। कब? 13 मार्च 2020 को। उत्तर प्रदेश ने राज्य के सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राज्य की एमएसएमई, जितनी भी यहाँ पर एमएसएमई इकाइयाँ हैं यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, उनसे 25% की खरीद को अनिवार्य कर दिया है। इस 25% खरीद के अंतर्गत ही महिला स्वामित्व वाले
जो है जो उद्यम है उनसे 3% और SC/ST स्वामित्व वाले उद्यम से 4% जो है अनिवार्य रूप से सरकारी उपक्रमों को खरीदना होगा। और सरकार ने पर्यावरण अनुकूल कार्य करने वाले हरित उद्यमों से भी 5% खरीद को अनिवार्य किया है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का कुछ और मामलों में जो है प्रथम स्थान है उसको भी देख लेते हैं। तो गन्ना और चीनी उत्पादन में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान रहा। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों में 30 लाख से अधिक आवास निर्मित कर स्वीकृत कर देश में पहला स्थान बनाया। गेहूं, गन्ना, आलू, हरी मटर, दूध, आम, आंवला में प्रथम स्थान है ही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण में प्रथम स्थान है। उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन सर्वाधिक वितरित करने में जो 2019 की डेटा है उसके अनुसार 1.47 करोड़, तो इसमें प्रथम था। MSME उद्योगों की स्थापना में पहला स्थान है। जनधन योजना लागू करने में पहला स्थान है। 10 राज्यों में जो प्रोसिक्यूशन उपयोग शुरू हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और DBT के माध्यम से किसानों को सब्सिडी या अनुदान का भुगतान करने में भी पहला स्थान है। उसके अलावा BLC घटक आवास निर्माण तथा अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक एथेनॉल का उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान बनाया है और देश का सबसे बड़ा एथेनॉल आपूर्तिकर्ता भी उत्तर प्रदेश बन गया है। चालान व्यवस्था को लागू करने में देश का पहला राज्य है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। सौभाग्य योजना में 1,24,00,000 घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन करने में भी उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। अब उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएं आपके सामने हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है कि कृषि में किस योजना में निगेटिव ग्रोथ हुई थी। तो ये तीसरी योजना थी जब भारत युद्ध में झोंक दिया गया था चाइना के साथ, तो 0.2% की निगेटिव ग्रोथ कृषि में हुई थी और उस साल जो कुल ग्रोथ हुई थी 1.6% हुई थी, लक्ष्य से बहुत कम। तो अब तक की अगर सबसे ज़्यादा आपसे ग्रोथ पूछ ली जाए कब हुई है, तो छठी योजना में हुई है। जो टोटल ग्रोथ हुई है 8.7% की जो है, ये छठी योजना में सबसे ज़्यादा जो है पंचवर्षीय योजनाओं के मामले में ग्रोथ हुई है। अब उत्तर प्रदेश का जो है किन किन खाद्यान्नों में पहला स्थान है देश में या दूसरा स्थान है, यानी शीर्ष 3 में कहाँ कहाँ पर आता है उसको देख लेते हैं। तो धान में जो है उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है। गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, उसके बाद पंजाब और मध्य प्रदेश। कुल दालों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। रेप सीड और सरसों में तीसरे स्थान पे है, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे हरियाणा। कुल तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे में राजस्थान, तीसरे में महाराष्ट्र। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक। ज्वार के उत्पादन में उत्तर प्रदेश बहुत नीचे है, 7वां स्थान है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये शीर्ष 3 राज्य हैं। बाजरा में राजस्थान दूसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे, हरियाणा। मसूर में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे और उत्तर प्रदेश का दूसरा क्रम है, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तंबाकू की भी खेती उत्तर प्रदेश में होती है। गुजरात पहले नंबर पे इस मामले में, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश का तंबाकू के उत्पादन में तीसरा नंबर है। कुल फलों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का तीसरा नंबर है। सबसे ज़्यादा फल उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र करता है। कुल सब्जी उत्पादन में अब तक उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे हुआ करता था, लेकिन अब जो है पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे आ गया है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे पहुंच गया है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। समस्त बागवानी उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। कुल बागवानी फसलों का उत्पादन यानी टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है और कुल बागवानी फसल का क्षेत्रफल के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। आलू उत्पादन के मामले में भी देश में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे बिहार है। अब कुछ जो है विकास के संकेतक देख लेते हैं। तो प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग जो कि उत्तर प्रदेश में किलोवाट प्रति घंटा 18-19 का डेटा है, उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत का उपभोग कौन करता है? गाजियाबाद। दूसरे नंबर पर बुलंदशहर, तीसरे नंबर पर आगरा।
सबसे पिछड़ा जिला विद्युत उपभोग के मामले में कौन सा है? प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, अमरोहा। फिर समग्र विकास संकेतक जारी हुआ था 2018 का, इसमें मथुरा टॉप पर था, आगरा दूसरे नंबर पे, फिरोजाबाद तीसरे नंबर पे था। और सबसे पिछड़ा जिला इस मामले में अमरोहा था, उसके बाद कौशाम्बी, उसके बाद अंबेडकर नगर। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का उत्पादन 2018 के डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है फतेहपुर में हुआ था, उसके बाद प्रतापगढ़ में, उसके बाद बांदा में। और सबसे कम खाद्यान्न का उत्पादन गाजियाबाद में, उसके बाद बिजनौर में, उसके बाद बुलंदशहर में। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 18-19 के अनुसार कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र मुरादाबाद में था, उसके बाद बिजनौर, उसके बाद मथुरा का नंबर आता। सबसे कम जो है बलरामपुर, उसके बाद संत कबीर नगर, उसके बाद बागपत। ये क्या सिद्ध करता है कि इन जिलों की सिंचाई की जो व्यवस्था बहुत ख़राब है और ये जो विकसित जिले हैं इनकी सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। सकल बोए गए क्षेत्र का कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पीलीभीत में, शाहजहांपुर में और बदायूं में। उसके बाद सबसे कम बिजनौर में है। कुल मुख्य कामगारों में कृषि कामगारों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा कृषि कामगार शामली में हैं, उसके बाद अमेठी, उसके बाद संभल में। सबसे कम जो है गाज़ियाबाद, फिर बुलंदशहर, फिर आगरा में। आगे देखते हैं वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल का सकल बोए गए क्षेत्रफल से प्रतिशत, यानी किस जिले में सर्वाधिक जो है कॉमर्शियल क्रॉप्स जो है बोई गई। तो सबसे ज़्यादा बिजनौर में, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद मेरठ। सबसे कम संत कबीर नगर, उसके बाद अमेठी, उसके बाद जो है श्रावस्ती। अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वर्तमान, इसकी क्या स्थिति है? तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्य नारायण, 19 मार्च 2017 से ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नेता सदन हैं। हृदय नारायण दीक्षित 30 मार्च 2017 से विधानसभा के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में। रमेश यादव 11 मार्च 2016 से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी हैं। 27 मार्च 2017 से राम गोविंद चौधरी जो है नेता विपक्ष हैं। और श्री दरबारी लाल शर्मा उत्तर प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। आगे कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो है उनके विभाग पढ़ लीजिएगा, इनसे भी प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। खासकर जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इन सब के जो है मुख्य जो है। और पंचायती राज मंत्री जैसे भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, ये आपको याद होना चाहिए। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं। उसके अलावा ग्राम विकास समग्र ग्राम राजेंद्र प्रताप सिंह हैं। फिर देख ही लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं। तो ये सब जो है मुख्य ऐसे मंत्रालय हैं जिनसे कभी कभी मंत्रियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में उत्तर प्रदेश की संपूर्ण आर्थिकी, जितना भी सोशियो इकोनॉमिक डेटा था जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस किया। डेटा ज़्यादा है, इस वीडियो को जितनी बार आप रिपीट करके देखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसको जो है PDF में प्राप्त करने के लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि आप हमारी जो है जो मैगजीन है इस महीने की, यानी सितंबर माह की, वो आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स PDF में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली PDF होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी।
तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की PDF रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।